नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं सेहत के सवाल जवाब स्पेशल हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। उसके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय आपको दे देते हैं। डॉक्टर रमेश रूपराय सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर व हेड रह चुके हैं। आपको करीब 44 वर्षों का अनुभव है। आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एमडी और डीएम किया है। आपके 100 से अधिक रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और आप इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है और दर्शकों के और राजस्थान पत्रिका के जो पाठक हैं उनके सवाल हमारे पास आए हैं। वैसे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग होता है उसमें किस तरह के मरीजों का इलाज होता है? देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पहला यहाँ जहाँ पर हम भोजन लेते हैं और जहाँ मल विसर्जन होता है वहाँ तक की सारी इंटेस्टाइन जो हॉलो विस्कस जिसमें कि पूरा डाइजेशन का सिस्टम होता है, खाना निगलने से लेके खाना पचने तक, पचने के बाद में उसके जो पदार्थ जो कि न्यूट्रिशन के होते हैं वो जो लीवर में जाते हैं और पचाने के लिए लीवर से भी कुछ पदार्थ निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उसी तरह अग्नाशय से निकलते हैं। तो ये सारे संस्थान अग्नाशय, लीवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जो जिससे भोजन जाता है वो सब इसी पाचन तंत्र के ही भाग हैं। इसे हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में देखते हैं। बिल्कुल। और इलाज के साथ आप सामान्य वैसे उपाय भी बताते हैं मरीजों को जिससे उनको जल्द राहत मिलती है और ज़्यादा दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला सवाल है, लगभग 15 साल से मुझे गैस की समस्या, पेट में जलन, कंधे में आगे पीछे दर्द, कभी राइट साइड की पसलियों में सुई जैसी चुभन और ऐसा दर्द महसूस होना, पिंडलियों में दर्द, थकान, किसी काम में मन न लगना, शरीर को दबाने से डकारें आने जैसी समस्याएं हैं। इसका इलाज जानना चाहते हैं। ये हैं डॉक्टर मुरलीधर कटारिया जी। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि मुझे पेट में गैस, एसिडिटी की समस्या है, राहत के लिए क्या करना चाहिए? राजू सिरवी जी। बहुत ही अच्छे प्रश्न किए। आज मैं सोचता हूँ कि ये समस्या लगभग बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि आज के समाज में मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि जो ऊपर से डकार या आपकी हवा निकलती है वो क्यों और कैसे निकलती है, और अगर वो निकलती है तो उसका हमें कैसे उपचार करना चाहिए। आप इस चित्र में देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें दिखाई देती है वो है कि हम इस प्रकार से हम भोजन को यहाँ से खाते हैं, यहाँ से ये भोजन नली के द्वारा आमाशय तक जाता है। हर आदमी को बोलने के लिए थूक की ज़रूरत पड़ती है। बिना थूक के कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है तो उसे थूक तो गिटकना ही होगा। एक बच्चा इम्तिहान देने जाता है, उसके दिमाग में तनाव होता है तो उसका हलक सूख जाता है। कोई भी तनाव होता है तो हलक सूख जाता है। वो इसको थूक के बजाय इस हवा को गिटकता रहता है और ऐसे करता रहता है। मार साहब क्यों करता है? क्योंकि उसके मुंह में थूक नहीं होता। इन लोगों को जिनके की वो हवा गिटकते हैं उनकी समस्या क्या है कि तनाव की वजह से उनका हलक सूखा रहता है और इस वजह से ही डकार आती है। जब भी वो थूक गिटकना चाहते हैं इस हवा को थूक समझकर गिटक जाते हैं। हवा हल्की होती है, जाकर भोजन नली में अटकती चली जाती है। 10-10 सीसी करके 100 सीसी भोजन नली में अटक जाती है। ये हवा पेट के अंदर क्यों नहीं जा सकती? जैसे एक बच्चा माँ का दूध पीता है, सड़क सड़क पीता है, हवा अटक गई, दूध हवा दूध हवा दूध हवा, फिर बच्चा दूध नहीं पीता। माँ उसको यहाँ पर रख के थपथपाती है और उसके मुंह से डकार आती है, दूध अंदर चला जाता है। जो व्यक्ति डकार खाते हैं उनका भी हवा यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। छाती हड्डियों से बंधी हुई है, आधा इंच से ज़्यादा फैल नहीं सकती। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हड्डी है, ये छाती है, इसमें दबाव पड़ता है। हवा के दबाव से सीने में कभी यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ होता है, कभी पीठ में होता है, कभी कंधे में होता है। यानी जहाँ भी हवा का दबाव पड़ता है वहाँ दर्द होता है। घुटन महसूस होती है, सीने में घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे मेरा तो जीव निकला।
एक बड़ा शब्द ये हर आदमी यूज़ करता है कि मेरे जी निकल जाएगा, ऐसा लगता है। उसके दिमाग को संदेश जाता है कि तेरी छाती में हवा है। लेकिन दिमाग जब तनावग्रस्त होता है और हम जब अंधेरे में खड़े रहते हैं, हमें डर लगता है कोई चोर आएगा, छुरा लेके आएगा, मारेगा, वहाँ एक रस्सी रखी हो तो लगता है जैसे सांप चल रहा है। यानी जब तनाव होता है तो हर चीज़ उल्टी महसूस होती है। आपको भी गलत महसूस होता है कि हवा छाती में नहीं, हवा पेट में है। पेट में तो इतनी गंदी और बदबूदार हवा बनती है कि अगर ये ऊपर से निकल जाए तो नाक सड़ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है आप खुद हवा गिटकते हैं और वही हवा आप बाहर निकालते हैं। पेट के अंदर से हवा नहीं आती है। तो ये भ्रांति रहती है हवा यहाँ, लगती है यहाँ। आप इस तरह करते हैं, घी घी घी, बार बार आप स्वयं हवा गिटकते हैं, वही निकालते हैं, फिर गिटकते हैं, फिर निकालते हैं। आपको लगता है मैं पेट से निकाल रहा हूँ, पेट में से नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि यहाँ तो इतनी गंदी और बदबूदार हवा है कि अगर ऊपर आएगी तो नाक सड़ जाएगा। तो इसको रोकने का उपाय क्या है कि आप अपना मानसिक तनाव कम से कम करें, चिंता मुक्त रहने का प्रयास करें। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक बात सोचनी चाहिए कि हम इस संसार में कब रहेंगे, कब तक रहेंगे, हमें नहीं पता है। हम चिंताओं का बोझ लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते भगवान के पास। तो क्यों हम अपनी चिंताओं को अपने सिर पे हर वक्त ढोते रहते हैं? हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको रोकें। कैसे रोकेंगे? आप एक पेन का इस तरह का जो ढक्कन है उसको आप अपने हाथ में रख लीजिए, उसको चेन से यहाँ लगा सकते हैं, और उसको जब भी आपको डकार है आप हवा गिटकिए, निकालिए और इसको दांतों के बीच में लगाइए। देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। अगली डकार नहीं आ सकती, क्योंकि हवा गिटकेंगे तो इधर से ही निकल जाएगी। ये हवा अंदर आप गिटक नहीं सकते तो निकाल भी नहीं सकते। आप हर वक्त एक एक घूंट पानी पीते रहिए, हलक गीला रहेगा। आप अपने साथ अगर डायबिटिक नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी मिश्री जो है खा सकते हैं। डायबिटिक भी हैं तो 10 टुकड़े मिश्री के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक कटोरी में थोड़ा सा मक्खन या घी रख लीजिए, उसको चाटते रहिए। रात को भी जिनको डकारें आती है वो लोग भी इसको आप चाट सकते हो। जब भी रात को सोएं तो थोड़ा सा मक्खन या घी अपने मुँह में लगा के सोएं, थोड़ा पानी पी के सोएं, तो ये आपके हलक सूखेगा नहीं, आपको डकारें नहीं आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आपको समझना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और डकार और वायु का जो आप बता रहे हैं वो तो हम सब यही गलती करते हैं कि हम डकारें लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये हमारे पेट में से आ रही है। और ये जो स्केच और जो भी पूरा आपने डायग्राम वगैरह दिखाई, ये डॉक्टर साहब ने खुद ही ड्रॉ किया है। एक बात और याद रखनी चाहिए कि अक्सर आप देखते हैं कि जब स्त्रियां अब थक जाती हैं तो उनका हाथ पांव कोई नहीं दबाता, ना पति दबाता है ना बच्चे दबाते हैं। तो उन्होंने एक तरकीब ढूंढ रखी है, यहाँ दबा, जहाँ दबाव उनकी निकलती है। ये बड़ा गलत है, क्योंकि अगर वो अपने दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए डकारें खाते हैं तो उन सबको ये समझाना चाहिए कि आपकी हाथ पांव दुखते हैं तो दबा दिए जाएंगे, आप डकार ना खाएं। और डकार खाएं तो 2 उंगली उनके लगा दीजिए, अगली डकार नहीं आ सकती। बिल्कुल। मेरी उम्र 61 वर्ष है तथा मेरे पेट में बिना किसी दर्द के गैस जैसा महसूस होता है और पानी जैसे दस्त होते हैं। काफ़ी दवाइयाँ भी ली, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, लेकिन कुछ समय ठीक रहने के बाद ये समस्या फिर हो जाती है। खान पान में अभी कोई परहेज नहीं है, कृपया मुझे गाइड कीजिए। ये मुरलीधर शर्मा हैं। इसी तरह से अगला सवाल भी मिलता जुलता है। मेरे पेट में जलन होती है और बहुत गैस बनती है। खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है। मैं रोज़ाना 1 गोली एंटी एसिड की लेता हूँ। मुझे 2 बार हृदयाघात हो चुका है और दोनों बार एंजियोप्लास्टी की गई है। मैं कार्डियो की मेडिसिन रोज़ लेता हूँ और कब्ज की शिकायत भी रहती है। इन्हें भी इलाज जानना है। डी पाल जैन हैं और इनकी उम्र 67 वर्ष है। ये एक बहुत अच्छी बात और प्रश्न है ये, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जैसे वैसे ही हमारे शरीर की मांसपेशियों की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसी तरह पाचन तंत्र जो होता है वो भी एक मांसपेशियों से ही बना हुआ होता है। अगर उनकी मांसपेशियां भी सिकुड़ती और फैलती नहीं है अच्छी तरह तो मल का विसर्जन अच्छे नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मल का विसर्जन थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है और इसे हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। जो प्रश्न आपने किया है कि आपके मल बार बार आता है, पानी जैसा हो जाता है, मेरा हमेशा ये कहने का होता है कि अगर आपके बार बार दस्त होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है, बदबूदार होता है, वो इस वजह से होता है कि पूरी आंतों के अंदर यहाँ से यहाँ तक मल भरा हुआ है।
कीटाणुओं से सड़ता है, सड़ कर के वो लिक्विड हो जाता है। फिर जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं, यहाँ से एक संदेश चलता है, खाली हो, मैं आ रहा हूँ। तो आपके इंटेस्टाइन में से थोड़ा सा मल बाहर आ जाता है, फिर थोड़ा सा मल पतला पतला सा आ जाता है। ये झूठा डायरिया है, असल में आपको कब्जी है। तो कब्जी दूर करने का उपाय आपको करना चाहिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम पानी पीना कम कर देते हैं, क्योंकि हमें प्यास ही नहीं लगती। प्यास भी नहीं लगती, पेट में जगह भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि प्रति 1 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। आपको भी और आपके माता पिता ने भी आपको यही सिखाया होगा कि सुबह उठते ही अगर 2 गिलास पानी अगर आप पिएं, उससे ये थोड़ी है कि वो पानी जाके नीचे जाके धक्का देगा और लैट्रिन आ जाएगी। एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स यानी आमाशय से एक संदेश निकलता है, खाली हो, मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है उसमें से सारा मल निकल जाता है। तो हमें दिन भर में 3 किलो पानी रोज़ पीने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो थोड़ा सा स्वाद के लिए उसमें चीनी और नमक डालकर पिएं, पिसा हुआ सिका हुआ जीरा डाल के पिएं, सौंफ का पानी पिएं, थोड़ा बहुत मिश्री का पानी पिएं। इस तरह स्वाद बदल कर आप पिएंगे तो शायद आप पी सकेंगे। और अगर आपको प्यास नहीं लगती है और आपको लगता है गला सूखा रहता है, तो काली पीपल को काला नमक और नींबू के पानी में भिगो करके रख दीजिए और उसको दिन भर चूसते रहिए। आपको स्वतः ही प्यास लगती रहेगी। आप एक एक घूंट करके पानी पीजिए, पूरा 1 गिलास पीजिए मत। जो अभी एक प्रश्न बताया गया कि मैं खाना खाते ही मेरा पेट फूल जाता है, पेट में तनाव हो जाता है, मैं खाना नहीं खा सकता, उसका भी कारण यही है कि अगर मल का विसर्जन नहीं होता है तो यहाँ जो गैस बनती है वो पीछे की तरफ दबाव डालती है, पेट को कहती है मत खा खाना, मैं तो भरा हुआ हूँ। वस्तुतः भूख तो लग रही है, इच्छा भी है कि खा लूँ, लेकिन पेट मना कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिए मल का विसर्जन होना ही सबसे ज़रूरी है, और पानी पीना सबसे आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। जौ चना गेहूं की रोटी अगर आप खा सकते हैं तो खाइए, दलिया ज़रूर खाया करिए, पपीता खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपके मल में जो भूसा है उसकी मात्रा बढ़ेगी। आटे को छान करके मत खाया करिए, उसके चोकर के समेत आपको आटा खाना चाहिए, क्योंकि इसके खाने से मल के जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अगर मल की मात्रा अंदर बढ़ी होगी तो आंतें इस तरह से अच्छी तरह चलेंगी। जैसे स्प्रिंग को इतनी सी दूर करके अगर छोड़ दिया जाए तो कोई उसमें दबाव पैदा नहीं होता। स्प्रिंग को इतना दूर करके छोड़ेंगे तो झट से आवाज़ होगी और सारा मल बाहर आ जाएगा। इसी तरह आंतों को भी हमें एक्टिवेट करना चाहिए। तीसरा जो बात आपने कही कि आप कार्डियक पेशेंट हैं और आप कार्डियक दवाएं लेते हैं, तो उसमें अक्सर एक एस्पिरिन नाम की गोली होती है, और दूसरी भी और दवाई होती है जिनकी वजह से तेजाब का ज़्यादा प्रचलन होता है, तेजाब ज़्यादा बनता है। तो हमें उस समय पर एक एसिड को रिड्यूस करने की दवा जो भी डॉक्टर लिखते हैं वो लीजिए। और वैसे अगर आप दिन भर पानी पीते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दूध भी पीते रहते हैं, तो और आप कम कम खाना बार बार भी खा लेते हैं, तो आपके खाने की भूख कम लगेगी। एक आप जो कहते हैं कि यहाँ पर खाना खाते ये वाली जगह फूल जाती है, उसका वस्तुतः कारण ये है कि पेट की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं। हम कसरत करना छोड़ देते हैं। 61 साल की उम्र हुई, कसरत छोड़ दी, तो आपकी कसरत करना बहुत ज़रूरी है। और खाने के बाद वज्र आसन, यानी आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी को तान लीजिए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, लंबा सांस खींच करके पेट को अंदर खींच लीजिए। इसे वज्रासन कहते हैं। खाने के बाद इस तरह से बैठेंगे आप तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो आपका पेट बाहर की तरफ नहीं फैल के आएगा और आपको भूख भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरा वज़न 54 किलोग्राम और हाइट 5 फीट 9 इंच है। मुझे सुबह चाय पीने के 1 घंटे बाद खाना खाने की आदत है, लेकिन खाना खाने के बाद पचता नहीं है। इससे दिक्कत हो रही है। खाना खाने के 10 मिनट बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, जिससे शरीर की ग्रोथ भी रुक गई है और वज़न भी नहीं बढ़ रहा है। मुझे इससे डिप्रेशन रहता है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से फल नहीं खा पाता हूँ। वज़न कैसे बढ़े और इस समस्या से कैसे निजात मिले, यह जानना चाहते हैं। रॉकी इनका नाम है। रॉकी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं सच्चे मानता हूँ कि आज की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं और सारा चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप मेडिकल दवाइयाँ भी नहीं ले सकते। आप फिर भी चिरंजीवी योजना का फ़ायदा उठाकर सवाई मानसिंह अस्पताल या किसी बड़े अस्पताल से आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लेकर अपना उपचार करा सकते हैं। लेकिन कुछ साधारण बातें मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो है कि एक बच्चा इम्तिहान देने जाता है तो बार बार लैट्रिन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके यहाँ पर मानसिक तनाव जाता है, बीमार नहीं है। आपकी भी स्थिति यही है, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं
जैसे मैंने अभी कहा था, पानी पीते ही लैट्रिन जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। आपके भी वही है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, यहाँ से एक एक्स्ट्रा संदेश निकलता है और इतना सा मल निकल जाता है, फिर एक संदेश निकलता है, फिर आप थोड़ा सा निकल जाता है। तो ये झूठा है, आपकी सच्चाई में तो ऐसे नहीं है। और ये पाचन तंत्र खराब नहीं है, आपकी मानसिकता ही खराब है। आप इसको सुधारने की कोशिश करें, मन में तनाव को कम करें। और पानी पीने के लिए जैसे मैंने बताया आपको, 3 किलो पानी पिएं। आपका वज़न कम है तो आप 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम चीनी, 2 में तो चीनी के साथ काला नमक डाल दीजिए, एक में अगर शरबत हो तो ठीक है, नहीं तो चीनी और काला नमक सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है कि आपको 1200 कैलोरीज मिल जाएगी। भड़बूंदे के यहाँ से चना मंगा लीजिए या अंकुरित चना रात को कर लीजिए, उसे आप सुबह छौंक लगा के खा लें या चने को मिश्री के साथ या गुड़ के साथ मिला के खाएं। आपको कम से कम भी 400 ताकत मिलेगी। और 50 ग्राम अगर आपने गुड़ या मिश्री खा ली या उसके साथ कुछ मीठा खा लिया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा काम आप कर सकते हैं कि तेल या घी, घर में जो भी आप खाते हैं, 2-2 चम्मच तेल या घी दाल, दलिया और खिचड़ी में छौंक लगा के खाइए। इन सबको आप खाएंगे और आपके मानसिक तनाव कम होगा, तो आपका ग्रोथ अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। साथ साथ व्यायाम भी करें, क्योंकि व्यायाम करना सबसे ज़रूरी है आपके वज़न को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, पेट साफ करने के लिए मुझे हर सप्ताह दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, पेट फूला हुआ लगता है और नींद भी नहीं आती है, कृपया इसका इलाज बताइए। ये सवाल राजकुमार सकलेचा जी ने पूछा है। राजकुमार जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही कब्ज़ की रहती है। ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है और करीब करीब 20% जनता पूरे देश की और विश्व की कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है। तो जैसे मैंने सारे उपाय आपको भी बताया, पानी पीना, हरी पत्तेदार सब्जी खाना और जौ चना गेहूं की रोटी खाना, चोकर के साथ रोटी खाना, हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ आप ये ककड़ी, खीरा और टमाटर का उपयोग भी कर सकते हैं। ये तो फाइबर को अपने अंदर पहुंचाने के लिए अति आवश्यक है। आप कहते हैं कि आपको दवाई लेनी पड़ती है हर हफ्ते। मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते नहीं लेके आप रोज़ रोज़ दवाई लीजिए। हर दिन दवाई लेंगे, हर दिन दवा की ज़रूरत क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि आते हैं सीख जाएंगे उनको रोज़ चलना कैसे है। आप एक दिन दवाई लेते हैं, पेट साफ कर देते हैं, बाकी 6 दिन वो फिर इकट्ठा होता रहता है। तो अगर आप प्रतिदिन कम से कम मात्रा में दवाई लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सती इसबगोल की भूसी जो होती है वो सबसे अच्छी चीज़ है। उसके लिए आप पानी ले लें और इसबगोल की 2 चम्मच और 2 चम्मच उसमें मिश्री या चीनी डाल दें और उसको फाँकते जाएं और पानी पीते जाएं, तो ये भूसी अंदर जाकर फैलेगी और फैलकर आंतों को चलने की प्रथा बनाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे ज़रूर उपयोग करना चाहिए। एक बार में पेट साफ नहीं होता है, 3-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, सुबह खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट का प्रेशर महसूस होता है, कृपया इलाज बताइए। रणछोड़ मालवीय हैं। और अगला सवाल है, मुझे कब्ज है, जब मैं इसकी दवाइयाँ लेता हूँ तो दस्त लग जाते हैं और जब दस्त रोकने की दवाइयाँ लेता हूँ तो फिर से कब्ज हो जाती है, इसका क्या इलाज हो सकता है? ये जयराम जी का सवाल है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कब्ज़ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब आपने ये कहा कि मुझे सुबह सुबह 3 बार जाना पड़ता है, ये भी डायरिया नहीं होकर ये कब्ज़ की ही लक्षण है, क्योंकि आंतें एक बार में नहीं निकाल पाती। तो पूर्व में जितने उपाय मैंने बताए हैं कि पानी पीना, हरी पत्तेदार सब्जी खाना, जौ चना गेहूं की रोटी खाना, चोकर के साथ खाना खाना, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और ये 3 या 4 बार आता है मल, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा कि आप अपने मल का विसर्जन करने के लिए, एक तो अगर आप इंडियन लैट्रिन में बैठते हैं तो वो सबसे अच्छी पोजीशन है जिसमें मल विसर्जन सबसे अच्छा होता है। उसमें भी आप अगर और आगे की तरफ झुक जाएं और आपके पाँव और आपके पेट के बीच में एंगल कम हो जाए तो आपका मल विसर्जन अच्छा होगा, क्योंकि जो रेक्टम यानी जहाँ से मल निकलता है वो उसका एंगल, जो इस तरह से एंगल होता है वो सीधा हो जाता है और रुकावट महसूस नहीं होती। अक्सर लोग बाग कहते हैं मेरी इच्छा तो हो रही है यहाँ से निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि वो इतना टाइट होता है यहाँ पे। अगर इस तरह से उकड़ू बैठकर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग वेस्टर्न, जो 60 साल से ऊपर है, उन्हें वेस्टर्न लैट्रिन पे बैठना पड़ता है क्योंकि पाँव मुड़ते नहीं हैं, उन्हें अपने लिए 6 इंच का स्टूल रखना चाहिए और उसको अपने पाँव के नीचे रख देना चाहिए। इस तरह पाँव के नीचे रख दीजिए और एक स्टूल यहाँ रख दीजिए, तो इससे आपकी घुटना यूँ हो जाएगा। आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाइए तो जो एंगल है वो इस तरह हो जाएगा, पाँव ऊपर यहाँ पर। इससे क्या है कि आपका मल का विसर्जन आसानी से हो सकेगा।
दूसरा जो प्रश्न है कि आपको कब्ज़ के लिए दवाई बराबर लेनी पड़ती है और आपको दस्त हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि फिर बात तो वही है कि अगर हम रोज़ की रोज़ दवाई लें तो हमारा मल विसर्जन ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता है। और जिन लोगों को इसके साथ साथ तेजाब भी ज़्यादा बनता है या पेट में जलन होती है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें हरी, वरी एंड करी, इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हरी का मतलब मैं ये काम भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, 3-4 काम अगर फैला देंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, तेजाब ज़्यादा होगा। लोगों को अनिद्रा रहती है। आपने जैसा प्रश्न किया कि अनिद्रा रहती है, अनिद्रा का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं जब वो थक जाती हैं तो उसके अंदर एक लैक्टिक एसिड नाम का पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। तो रात में सोने से पहले सबसे अच्छा रहेगा आप नहाएं, क्योंकि साल में 11 महीने गर्मी रहती है, तो आपको नहाना चाहिए और सारे शरीर में ऊपर की तरफ मालिश करनी चाहिए और पाँव की पिंडलियों से लेके जांघों तक, कमर तक, पेट तक, सब तरफ आप अपने ऊपर की तरफ मालिश करिए तो लैक्टिक एसिड हार्ट से होता हुआ लीवर में जाएगा और नष्ट हो जाएगा, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर आपके हाथ पांव आप इस तरह कर लेंगे और रात में आप सोते वक्त अपने शरीर को बहुत ही लंबी लंबी सांस लेके, गहरी गहरी सांस लेके अच्छे विचारों के साथ सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रात को इस तरह से करके सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। अगला सवाल है, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म व हाइपरटेंशन है। मुझे हर 4 घंटे में फ्रीक्वेंट मोशंस आते हैं। मैं ऑर्बिटल 50, सीडीटी, इन्वेस 10, थायरोनॉमी 100, एमसीजी ले रही हूँ। क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं? एक महिला पाठक है, उनका ये सवाल है। हाइपोथायराइडिज्म जिन लोगों को होता है उनका सारा शरीर शिथिलता से काम करता है। आप जो थायराइड की दवाई ले रहे हैं उससे काफ़ी कुछ समस्या हल होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको हर 4 घंटे में स्टूल जाने या लैट्रिन जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि आपको या तो थायराइड जो आप दवाई ले रहे हैं उसकी मात्रा कम है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर उसको बढ़ा दें। दूसरा, जो सारे उपाय अभी कब्ज़ के लिए बताए गए हैं उन्हें आप अगर उपयोग लेंगे और आप ईसबगोल की भूसी का उपयोग करेंगे तो आपके शरीर से मल का विसर्जन सुबह सुबह ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 घंटे में तो लैट्रिन बन नहीं सकती, उसको 18 से 20 घंटे लगते हैं। तो ये तो है नहीं, ये तो पुराना पड़ा हुआ जो मल होता है, जैसे ही आप कुछ खाना खाती हैं लैट्रिन जाओ, कुछ पानी पीती हैं तो लैट्रिन जाओ, ये सब जो होता है ये इंक्रीज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कब्जी को दूर करने का प्रयास करें जो उपाय पहले बताए गए हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे पिछले कुछ समय से पेट संबंधी दिक्कतें हैं और भूख भी बहुत लगती है। क्या ये कोई समस्या है और इसमें कोई इलाज की ज़रूरत पड़ेगी? शीतल उमट हैं, 21 साल इनकी उम्र है, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। देखिए, अगर आपको खाना खाने की भूख अधिक लगती है और आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को, चाहे मामा, चाचा, ताऊ, चाई, जो भी किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि अधिक भूख लगना इस बात का द्योतक है कि आपके शरीर को, और अगर शरीर को ज़रूरत है उस भोजन की तो अधिक भोजन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उसके पेशाब के ज़रिए वो निकल जाता है। तो पहले आप अपने डायबिटीज़ टेस्ट कराइए, अगर वो नॉर्मल है तो फिर खाने को, अगर आप समझते हैं कि इससे खाने से आपका वज़न बढ़ता जा रहा है तो आप खाना कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें, उसके साथ ही 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी आप ले लें। वो भूसी पेट में जाकर फूल जाएगी और आपको भूख कम हो जाएगी। और ये प्रक्रिया आप दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, इससे आपकी भूख लगना कम हो जाएगा। क्योंकि भूख कम लगाने के लिए कोई विशेष प्रकार की दवाई उपलब्ध नहीं है, तो आप अच्छा ये रहेगा कि आप अपने ब्लड शुगर की जांच कराएं और उसके बाद में ईसबगोल के उपयोग करें, या हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खा लें तो आपको भूख कम लगेगी, क्योंकि वो फिल कर देगी आपके स्टमक को। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 65 वर्ष है और वज़न 65 से 66 किलोग्राम है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और करीब 3 किलोमीटर टहलने भी जाता हूँ। इसके बाद 30 मिनट योग करता हूँ, 9 बजे नाश्ता, 1 बजे लंच और 4 बजे 1 कप चाय लेता हूँ। रात को 8 बजे खाना खा लेता हूँ। मैं दोपहर में आधा घंटे आराम करता हूँ और पूरी तरह स्वस्थ हूँ, लेकिन पेट बढ़ रहा है, कमर की वजह से भी पेट टाइट हो रहा है। इस बारे में इनको सलाह चाहिए। देवकी नंदन सोनी है, भोपाल से। श्रीमान देवकी नंदन जी, आपने इतनी स्वस्थ ज़िंदगी का जो असूल आपने बना रखे हैं
वो सबसे स्वागत योग्य हैं और सबके लिए अनुकरणीय भी हैं। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि पेट का आगे का भाग बढ़ता जा रहा है, उसका प्रमुख कारण एक हो सकता है कि आपके इस भाग की कसरत आप कम करते हैं। वॉक तो आप करते हैं, लेकिन पेट की कुछ कसरतें करना भी ज़रूरी है। जैसे आप इस तरह मानिए कि आपके पेट को, इसकी मांसपेशियों को स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो स्ट्रांग होने के लिए पहला तो अपनी पोजीशन आपको हमेशा ऐसी रखनी चाहिए, क्योंकि आपका जो रीढ़ का दंड है, अगर इसके आप देखेंगे तो रीढ़ का दंड इस तरह का होता है, तो उसे आप कस करके रखें इस तरह से, एक हाथ पीछे रख के चलें, पेट को अंदर खींच के रखें, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये तो एक हुआ। दूसरा, सुबह उठकर आप अपनी वॉकिंग वगैरह करने के बाद अपनी टांग को और दोनों टांगों को यहाँ रख दीजिए। एक टांग को 10 डिग्री ऊपर उठाइए, गोडा कस के करिए, घुटने कस के, और उसको 10 सेकंड ऊपर, 10 सेकंड नीचे, फिर 10 सेकंड ऊपर, 10 सेकंड नीचे। ये जितनी बार करेंगे आपके घुटने अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, दोनों टांगों को एक साथ आप ज़मीन से 10 डिग्री ऊपर उठाएं, तो पेट जो है धीरे धीरे इतना कसकर हो जाएगा कि उस पर आप मारेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, आपका पेट हमेशा कसा रहेगा। और अगर इसके ऊपर थोड़ा फैट आ गया है तो आपको कसरत को और बढ़ाना चाहिए और कदम ताल ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, तो शायद इससे अच्छा हो जाएगा। और चाहे तो आप अपना फैट का इंटेक कम कर सकते हैं। अगला सवाल है, मुझे 5-6 सालों से अक्सर लूज़ मोशन की दिक्कत रहती है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी, थकान, अनियंत्रित हृदय गति, शरीर में दर्द, एसिडिटी, पैरों में झंझनाहट जैसी समस्याएं होने लग गई हैं। 1 साल पहले मुझे गेहूं से एलर्जी का पता चला। मेरी TTG रिपोर्ट 800 आई थी। गेहूं खाना बंद करने के बावजूद कमजोरी दूर नहीं हो रही है। हीमोग्लोबिन 9-10 रहता है, चक्कर आते हैं। इन कारणों से मैं डिप्रेशन व चिड़चिड़ेपन का भी सामना कर रही हूँ। इलाज जानना है। हंसा जी हैं, 30 साल इनकी उम्र है। हंसा जी, बहुत अच्छे एलोबरेट तरीके से आप अपनी सारी बातों को आपने कहा है। तो जो कुछ भी आपने बताया उसमें एक बात बहुत उभर कर आ रही है, वो है आपकी मानसिकता, यानी आपके एंग्जाइटी स्टेट बहुत ज़्यादा रहती है। आप बहुत ज़्यादा विचारवान हैं, इसलिए ये काफ़ी तकलीफ़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स हैं उसका कारण महत्वपूर्ण यही है कि बार बार लैट्रिन इसलिए आती है कि आपका विचार या एंग्जाइटी बहुत है, नंबर 1। दूसरा, शायद कहीं न कहीं अभी भी आपका गेहूं आपके शरीर में प्रवेश करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने चॉकलेट खाई, चॉकलेट में गेहूं होता है। आपने ऐसे पदार्थ जो बाज़ार से टिन्ड आते हैं या जो डब्बे में आते हैं, उन पे आपको देखना चाहिए गंभीरता से कि उसमें कहीं भी उन्होंने ये लिखा है कि गेहूं का उपयोग किया गया है। क्योंकि गेहूं का, अगर जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में भी उन बीन्स के साथ में गेहूं का भाग भी होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको हर इंग्रेडिएंट पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो बार बार दस्त जाना है, जो कि STTG की तरफ जो है, सीलिएक डिजीज़ की वजह से है, उसे आप ठीक कर पाएंगे। तो पहला काम तो ये करिए कि आप उन कारणों को ढूंढिए जहाँ से आपके शरीर में गेहूं का कुछ भाग पहुँच सकता है। हीमोग्लोबिन इसलिए नहीं बढ़ रहा है शायद कि आपके जो भोजन है उसमें शायद आयरन की कमी है और आपका आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तो आप या तो एक्स्ट्रा आयरन ले सकती हैं या उन अपनी STTG की टेस्ट वापस कराइए। अगर वो अभी भी 600-700 है, इसका मतलब कहीं न कहीं से गेहूं आपके शरीर में जा रहा है। अगर ये वापस आकर के 80, 60, 50 पे हो गया है, दैट मीन्स आपका कंट्रोल अच्छा है। तो इस बातों का आप विशेष ध्यान रखें। ये चिड़चिड़ापन और जो डिप्रेशन आता है उसकी तरफ आप थोड़ा सा विचार करेंगे, तो ये सोचते हुए कि किसी न किसी को तो रोग होगा ही। अगर आपको सीलिएक डिजीज़ हो गई है तो ये अनुवांशिक रोग है और ये अगर आप तक पहुंचा है तो इसे आपको सहन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डिप्रेशन में जाने के बजाय ऐसे उपाय ढूंढिए जिससे कि आपकी सेहत अच्छी हो सके। तो आप बेहतर है कि अपने कारणों का ढूंढिए जहाँ से गेहूँ अंदर जा रहा है। बिल्कुल। अगला सवाल है, IBD यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की जानकारी चाहिए इन्हें, और ये किस तरह की समस्या है और इसका इलाज क्या है। रोहित हैं सवाल करता। रोहित जी, IBD एक ऐसा रोग है जो कि अनुवांशिक होता है, पहला नंबर है, क्योंकि हमेशा किसी एक जीन के डोमिनेंट होने के कारण आपको होता है। दूसरा, ये रोग जैसे जैसे हमारे समाज में अच्छी पानी की व्यवस्था, अच्छे इन्फेक्शन कंट्रोल की व्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है,
तो जब इंटेस्टाइन के अंदर कोई कीटाणु अंदर पहुंचता है इन्फेक्शन, तो 5 दिन में बॉडी के सेल्स खुद ही उसको भगा देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब कभी हमारी जो इम्यूनिटी अंदर है वो लड़ती है, लेकिन ये इन्फेक्शन परसिस्टेंट हो जाता है, तो हमारे जो शरीर की जो एंटीजन है, यानी हमारा शरीर के जो कोशिकाएं हैं उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि शरीर खुद उनको अपना दुश्मन मानने लग जाता है। तो दुश्मन और एक फौज का आपस में फिर एक रिएक्शन है, तो बॉडी के सेल ही आपके, लेकिन उसके खिलाफ रिएक्शन हो रहा है और उसका एक्शन हो रहा है। तो एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बन रही है, एंटीजन भी आपके शरीर में बन रहा है, और उनकी जो फ्री फील्ड है वो आपके आते हैं, जहाँ पर अल्सरेशंस हो जाते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होते हैं। यानी कंसिस्टेंटली इन्फ्लेमेशन चालू रहता है और लड़ाई चलती रहती है एंटीजन एंटीबॉडी के लिए। तो ये आपके आईबीटी का प्रमुख कारण है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे हाइटस हर्निया एवं प्रोस्टेट की परेशानी है। कुछ भी खाता हूँ तो जब तक उल्टी नहीं हो जाती है तब तक राहत नहीं मिलती है। वर्ष 2004 में मेरी आंत का ऑपरेशन हुआ था, जिसके 6 महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद से परेशान हूँ। मुझे एम्स दिल्ली से कोलोनोस्कोपी करवाने हेतु कहा गया है, जिससे मुझे घबराहट हो रही है। मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी, कृपया परामर्श दीजिए। प्रदीप कुमार जैन है, मुरैना से। प्रदीप जी, आपकी समस्या जिस तरह आपने बताई कि खाना खाने के बाद आपको उल्टी होती है, अगर ये उल्टी खाना खाने के इमीडिएटली पहले बाद में होती है, तो इसका मतलब जहाँ पे आपका ऑपरेशन किया गया था और 6 महीने आपकी तबीयत ठीक रही थी, उस जगह पर दोबारा रुकावट पैदा हो गई है। तो आपको कोलोनोस्कोपी के बजाय आप मुरैना में ही अगर सीटी स्कैन करा कर देख लें, तो उसमें पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर रुकावट है। और ये जो आप सीटी कराएं, उस समय अगर आप दूध और डबल रोटी भी साथ में ले लें, तो पता पड़ जाएगा कि किस जगह पर वो रुकावट है। तो अगर उसके पता पड़ जाता है, इसका मतलब वो वापस रोग हुआ है। मेरा ख्याल है कोलोनोस्कोपी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपके सीटी स्कैन करने की, जिससे पता पड़ सके कि कहाँ पर रुकावट है, और ये 6 महीने बाद ही हो गई थी, इसका मतलब वो वापस हो गई है बीमारी। वहीं पे उसकी नैरोइंग या उसकी जगह जो थी, उसका इतना बड़ा जो ल्यूमन था इंटेस्टाइन का, वो सिकुड़ कर छोटा हो गया, खाना यहाँ जाकर अटक जाता है। तो जब तक ये नहीं करा पाते हैं, तब तक आप एक छलनी लीजिए, उसमें ही छान छान कर खाइए। आटे का लपटा बना लीजिए, खिचड़ी दलिया सबको मिक्सी में चलाकर छान करके आप लेंगे और कम कम खाना बार बार खाएंगे, तो आपकी ये समस्या अभी तो टेम्परेरीली तो हल ही हो जाएगी। और पहले जैसे हमने बताया, 1 किलो पानी में 100 ग्राम चीनी नमक, दूसरे किलो पानी में 100 ग्राम चीनी नमक, तीसरे में 100 ग्राम चीनी और रूह अफ़ज़ा शरबत। आप मक्खन खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं, घी और शक्कर कटोरी में डाल के रखिए, उसको खाते रहिए। इनसे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपकी उल्टी भी बंद हो जाएगी, अगर आप सिर्फ तरल पदार्थ लेंगे तो। इलाज से ज़्यादा हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आपको उन तरीक़ों के बारे में बताया है जो आपको सामान्य रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। कोई विशेष मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर रमेश रूपराय जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें इतनी उपयोगी जानकारी भी दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। धन्यवाद।